नमस्कार। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज रोहिणी का किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। अपनी बीमार बूढ़ी माँ की चिंता उसे हर रह रह के सता रही थी। परंतु माँ का हाल चाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बज कर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले रोहिणी के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी उनकी माँ चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद किया करती थी। उस समय रोहिणी के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। परंतु न जाने किसकी नज़र लग गई खुशियों को कि एक दिन अचानक उनके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में उन्हें ऐसी गंभीर चोटें लगी जिसे उनका बूढ़ा शरीर झेल नहीं पाया और वे स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम रोहिणी की माँ बर्दाश्त न कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा सा लग गया, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। अब तो आलम यह था कि वो अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उनकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस बात को अभी 3 महीने ही बीते थे कि रोहिणी के भाई ने विदेश में सेट होने का निर्णय ले लिया। लेकिन रोहिणी नहीं चाहती थी कि उनकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उनके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधा ज़्यादा अच्छी है। वहाँ वे लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, जिससे माँ की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। अभी रोहिणी ये सब सोच ही रही थी कि उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उनके भाई सौरभ का फ़ोन था। रोहिणी ने जल्दी से फ़ोन लपका और चिंतित स्वर में बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ रोहिणी, सब ठीक है। दरअसल मैं आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ। क्या बताऊँ, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं। रात को भी घर देरी से लौटता था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ कहाँ है? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर तो मैं चिंता होती है। अगर वो बात ना भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे रोहिणी, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बात ही करवा देता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं। पता है रोहिणी, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी रोहिणी का फ़ोन है। हेलो रोहिणी। हेलो रोहिणी, कैसी हो बेटा? तुम कैसी हो? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर रोहिणी बहुत खुश हो गई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर बोली, हम सब तो ठीक है माँ, आप कैसी हैं? बहुत समय हो गया था, आपके बात आपसे नहीं हो पा रही थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हैं ना? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ठीक है, ख्याल रखना, कहते हुए रोहिणी ने अपनी फ़ोन रख दी। उसी समय रोहिणी का पति राघव ऑफिस से घर लौट आया और रोहिणी को देखकर बोला, क्या बात है, आज तो तुम्हारी मेरी धर्मपत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। लगता है कि आज माँ से बात हो ही गई। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया, बहुत खुश हूँ आज मैं। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ गई है। आज उन्होंने मुझे
मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हुई। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर रोहिणी रसोई घर में जाकर अपने पति राघव के लिए चाय बनाने लगी। फिर राघव ने कहा, अच्छा रोहिणी, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था कि इस बार शादी की सालगिरह दोस्तों से और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएं और एक शानदार पार्टी रखें। फिर रोहिणी बोली, अरे नहीं राघव, इस बार मैं सालगिरह के लिए कुछ और ही सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेकें और ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटें, जैसे कपड़े, भोजन। कहते हुए रोहिणी चाय प्याली में डालकर बाहर ले आई। रोहिणी का आइडिया राघव को बहुत ही अच्छा लगा, जच गया। वो बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है रोहिणी। रोहिणी ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चले और कान्हा जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मांगी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। जो हुकुम मेरे आका, राघव ने सिर झुकाते हुए मस्ती भरे अंदाज में कहा। तो रोहिणी खिलखिलाकर हंस पड़ी और वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर रोहिणी बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए खाने का सामान ले आएंगे। तो राघव बोला, खाने का सामान ही क्यों रोहिणी, इतनी सर्दी है तो गरीब में बांटने के लिए कंबल भी खरीद लेना। सालगिरह वाले दिन रोहिणी और राघव अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। रोहिणी ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां न जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिसमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और बेबस आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर रोहिणी को उस पर तरस आ गया। रोहिणी उन लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो राघव बोला, अरे अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। लाइन में बिठाकर रोहिणी ने खाना बांटना शुरू कर दिया। तो राघव ने अपने बच्चों के साथ सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही वो लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे और जैसे ही रोहिणी खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, बेटी, मुझे और खाना भले ही मत दो, लेकिन एक कंबल और दे दो, रात को बहुत ठंड लगती है। तो फिर रोहिणी पीछे मुड़ी और बोली, कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं अभी कंबल लेकर आती हूँ। रोहिणी ने देखा कि वो वृद्ध औरत ठीक ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। कंबल लाने के लिए जैसे रोहिणी जाने लगी, तभी अचानक उनकी नज़र उस असहाय औरत के चेहरे पर पड़ी और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उनके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी राघव उनके पास आया और बोला, क्या हुआ रोहिणी, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन रोहिणी तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस ज़ोर ज़ोर से रोती जा रही थी। फिर राघव उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ, और वो भी इस हालत में? लेकिन वो वृद्ध औरत अबाक रहकर केवल रोहिणी को देखती ही जा रही थी। ये सब देखकर वो वृद्ध व्यक्ति जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचते थे वहाँ आए और बोले, क्या हुआ बेटी, क्या आप इस बूढ़ी औरत को जानते हैं? तभी रोहिणी फपकते हुए बोली, हाँ, ये मेरी माँ है, देवकी शर्मा। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी, करीब 1 महीना पहले ही बात है, एक औरत इन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर चली गई थी।
और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से ये यहीं पर रह रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं है। ये कहाँ रहती है, यहाँ तक कि उन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम। और बेटी, अगर ये तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो रोहिणी बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर राघव ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात हुई है। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, ये कैसे संभव है? फिर रोहिणी ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं रही है। फिर राघव बोला, इन्हें तो कुछ याद भी नहीं है जो ये कुछ बताएंगी कि आखिर क्या बात है। चलो रोहिणी, वो सब बाद में से देखते हैं। पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए राघव ने देवकी जी को उठने में मदद की और वे लोग कार में बिठाकर उन्हें अपने घर ले आए। घर पहुंचकर रोहिणी ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन रोहिणी और राघव अभी तक उलझन में थे और उसी उलझन को सुलझाने के लिए रोहिणी ने अपने भाई को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तभी रोहिणी का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पारुल ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर ही मज़ा आ गया। अच्छा भैया, एक बार माँ से तो बात कराना। वो क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। सारा मामला जानने के उद्देश्य से रोहिणी ने कहा। तो सौरभ बोला, ठीक है रोहिणी, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, रोहिणी का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू रोहिणी की माँ जैसी आवाज़ आई। रोहिणी बेटी, अभी तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझसे फिर कभी बात करूँगी तुझसे। वो आवाज़ सुनकर तो रोहिणी का सिर चकराने लगा। आखिर ये क्या हो रहा है? फिर थोड़ी देर बाद रोहिणी के भाई ने फ़ोन लेते हुए कहा, वो क्या है ना रोहिणी, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त सी रहती हैं। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूँगा। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करके बाद में रोहिणी हैरान रह गई कि आखिर जो उसने देखा, फ़ोन पर आवाज़ सुनी, वो किसकी थी। अब तो वो और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गई। फ़ोन स्पीकर पर था। राघव ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुनी थी। वो बोला, रोहिणी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारी माँ की ही कहीं आवाज़ है? कहीं हम किसी और को तो तुम्हारी माँ नहीं समझ रहे? लेकिन रोहिणी बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी हूँ मैं उनकी, क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांग पर ऑपरेशन हुआ था और उनके टांग में रॉड वाली डाली हुई थी। उनका निशान अब भी उनकी टांगों पर होना चाहिए। ऐसा कहते हुए रोहिणी अपनी माँ के पास गई और उनकी टांग पर से कपड़ा हटाया। निशान वहीं मौजूद था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यही उनकी माँ है। लेकिन राघव, अब तक भैया मुझे किसी आवाज़ सुनाते आए थे। ज़रूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वे लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद नहीं। तो राघव बोला, रोहिणी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सबसे पहले हम माँ जी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रोहिणी अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी को तो आपकी जान बसती है आपकी बेटी में। कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते रोहिणी फूट फूट कर रोने लगी। फिर रोहिणी की माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत।
तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए रोहिणी की माँ ने उनसे आंसू साफ किए और उनके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर रोहिणी के दिल को एक सुकून मिला, लेकिन उनके भाई भाभी ने माँ के साथ ऐसा क्यों किया, यह सोच सोचकर वो अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। अगले दिन रोहिणी अपने पति राघव के साथ माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीजों को पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर रोहिणी थोड़ा मायूस हो गई। वे लोग देवकी जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर वापस पहुंचकर रोहिणी ने उनको खाना खिलाकर माँ को दवाई दी। जब देवकी जी सो गई तो रोहिणी ने राघव से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग वहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही हैं। मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा तो भैया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देते थे। और तो और माँ से बात करते हुए जो अपनापन मुझे पहले महसूस हुआ था, वो अपनापन उनकी आवाज़ में बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा मुझे टालने की कोशिश करती थी और मुझे लगा कि तबीयत ठीक ना होने के कारण माँ मुझसे बात नहीं करना चाहती है। कहते कहते रोहिणी का गला रूंध गया, रोने लगी। तो राघव बोला, लेकिन रोहिणी, ये समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि कोई कड़ा कदम उठाने का है। हाँ राघव, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब मैं उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक सिखाऊंगी। लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं उगलेंगे, और अगर उन्हें यह पता चल गया कि माँ मेरे पास है तो वो यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ार करना चाहिए। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आए। फिर राघव बोला, रोहिणी, जहाँ तक मैं तुम्हारे भैया को जानता हूँ, बस एक ही चीज़ है जो उसे विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वो है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना ये स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि वो कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरी 80 लाख रुपए पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही उनका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन रोहिणी, ध्यान रखना, उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उन्हें ये भी कहना कि एक बार माँ से पूछे कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिससे 80 लाख रुपए मिलने थे और उनमें हमारे घर का पता दिया हुआ था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। राघव ने कहा तो रोहिणी बोली, प्लान तो अच्छा है, तो ठीक है, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी, कहीं भैया को किसी बात का शक न हो जाए। इस सोच विचार में डूबी रोहिणी कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब कुछ काम निपटाने के बाद रोहिणी ने अपने भाई सौरभ को फ़ोन लगाया। सौरभ ने फ़ोन उठाते ही रोहिणी बोली, भैया ज़रा माँ से बात कराना, तो बहुत ज़रूरी काम है। ये सुनकर सौरभ बोला, रोहिणी तुम बस दो मिनट रुको, लेट हो गई हो। अभी अभी माँ बाहर निकली है। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसलिए पारुल उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन रोहिणी, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बता दो। जब माँ आएंगी तो मैं माँ को बता दूंगा। तो रोहिणी ने अपने भाई से वही बात बोली जो राघव ने उससे कहा था।
इतना सुनते ही रोहिणी के भाई सौरभ की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी और फिर बोला, रोहिणी, तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है। इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊँ तो चलेगा? तो रोहिणी ने कहा, लेकिन भैया ये पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनकी ही चाहिए। फिर भी एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर रोहिणी ने फ़ोन रख दिया और अगले ही दिन सौरभ को फ़ोन किया तो बोली, भैया क्या आप अपने माँ से पॉलिसी के बारे में बात की? क्या उन्होंने मेरे घर का पता दिया था? तो सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ रोहिणी, हाँ, मैंने पूछा था माँ से। उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी पिताजी ने करवाई थी ताकि वो अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ सके। अपने भाई को झूठ पर झूठ बोलते रोहिणी हैरान रह गई और फिर बोली, ठीक है भैया, मैंने पता करवाया है, आपके आने से ही काम बन जाएगा, माँ का आना ज़रूरी नहीं है। फिर सौरभ बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया आप अकेले क्यों? साथ में भाभी को भी ले आना, रोहिणी ने कहा। तो सौरभ बोला, हाँ, वैसे तो बहुत दिन हो गए हैं तेरी भाभी को भी अपने मायके गए हुए, वो भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है, वो माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बातें सुनकर रोहिणी सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया इतनी सफाई से झूठ बोलते जा रहे हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस आने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उसके पूरे परिवार की तस्वीर थी। लेकिन देवकी जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थी। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहज हो गई। इसे मुझसे दूर ले जाओ, इसे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। रोहिणी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। हर रोज़ शाम के समय रोहिणी उन्हें घर के पास के ही एक पार्क में ले जाती थी। वहीं एक बेंच पर बैठकर रोहिणी अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी। लेकिन माँ की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आ पा रहा था। फिर एक दिन रोहिणी ने फैसला किया कि वो अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वो हमेशा से रहती थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब रोहिणी अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुँची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे देवकी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वो बुजुर्ग औरत देवकी जी की पड़ोसन राधा थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? रोहिणी ने कहा। तो राधा जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है और यहाँ कब आई? बस आंटी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ। फिर उनकी माँ की ओर देखते हुए राधा जी बोली, लेकिन बेटी, तेरी माँ मुझसे कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है तेरी माँ। क्या बताऊँ आंटी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई है। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है, तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर करो, लेकिन वो तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप रही। तुम्हें मालूम है बेटी, जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस समय से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती थी। जिस दिन तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। और तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब देवकी की ये हालत हो गई
तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भैया भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख दिए थे। इतने दिन वो बिना खाए पिए कैसे रहे होगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे देती थी। तुम्हें क्या लगता है तुझे कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते राधा जी की आवाज़ गला रौंद गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। यह सारी बातें सुनते सुनते रोहिणी के दुख का ठिकाना न रहा और वो फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए उसे अपने घर के अंदर आने को कहा तो रोहिणी खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधा जी बोली, बेटा अब ये घर तेरी माँ का रहा ही कहाँ, ये घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी रोहिणी ने हैरानी अपने भरे स्वर में कहा, भैया ने ये मकान बेच दिया और मुझे पता तक नहीं? लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो राधा जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वो तो देवकी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर ये यहाँ कैसे? राधा जी ने पूछा तो रोहिणी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई कि उसे उनकी माँ किस हालत में मिली और उसके बाद क्या क्या हुआ। सौरभ की करतूत सुनकर राधा जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर रोहिणी बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से ज़रूर लूँगी। फिर राधा जी बोली, बेटी, कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें बिना झिझक के बताना। कितनी जिंदा दिल हुआ करती थी तेरी माँ, मेरी सहेली देवकी, और बेचारी पर न जाने कितनी क्या बीती है अभी। इनकी ये हालत हो गई है। दुखी मन से रोहिणी अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो रोहिणी का भाई सौरभ भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया। उनके रोहिणी के घर पहुंचने से पहले ही रोहिणी ने अपनी माँ को एक कमरे में छुपा दिया था। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो रोहिणी और राघव ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सौरभ बोला, रोहिणी, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो राघव ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, ये सब काम भी हो जाएगा, इतनी ही क्या जल्दी है, कोई परेशानी है क्या? फिर रोहिणी ने कहा, हाँ भैया, ज़रा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो सौरभ बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। अब जितने अच्छे तरीके से हम उनकी देखभाल करते हैं, मेड तो नहीं करेगी ना। हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, बस माँ के कारण जल्दीबाजी कर रहे हैं। फिर उनकी पत्नी पारुल बोली, हाँ दीदी, आपके भैया को तो माँ जी इतनी चिंता है कि उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान खुद रखते हैं, इसलिए उन्होंने कल सुबह की फ़्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है वापस जाने के लिए। उसी समय रोहिणी बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ है। एक काम करो, माँ को फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वो ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे ही माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इस समय का खाना खाकर सो चुकी होगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी, उसने बताया था कि माँ अभी तो सो रही है, तो फिर क्यों उन्हें डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा लूँगा। फिर रोहिणी बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो, तुम्हारी ये चिंता तो मैं ही दूर कर देती हूँ। तुम लोग ना सही, मैं तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही सौरभ और उनकी पत्नी हैरानी से कभी रोहिणी की ओर देखते तो कभी एक दूसरे की ओर।
उसी समय राघव देवकी जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही सौरभ और पारुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पसीने छूटने लगे। तो रोहिणी बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाओगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। और क्यों ना आते, पैसों के लालच में तो आपने माँ और पिताजी का भी जीना हराम कर रखा था। फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात थी, है ना भैया? और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे, रोहिणी ने ऊंचे आवाज़ में कहा। तो सौरभ कांपते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बता दी है? लेकिन माँ ये सब कुछ कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? तो रोहिणी ने कहा, अच्छा, तो इतना, इसका मतलब है कि तुम मानते हो कि ये हमारी माँ है। तो फिर अब इस बात का भी खुलासा कर ही दो कि तुमने अपनी माँ की ओर ऐसी हालत क्यों की? तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया? इतना सुनते ही सौरभ की नज़रें नीचे झुक गई। फिर रोहिणी कड़कते स्वर में बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाते आए थे, वो औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल भी की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर सौरभ ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहाँ बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसे जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उनके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था, इसलिए मकान के कागज़ों पर उनके दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश से अपनी पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर रोहिणी बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे ये हमारी माँ है जिन्हें तुम लावारिसों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती और तुम तो हमें यही कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। छी, शर्म आती है तुझे अपने भाई कहते हुए? और ये क्या, बताओ, अब ये बताओ कि तुमने इतने दिनों से माँ की आवाज़ मुझसे कौन बात कर रहा था? तो सौरभ बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के ज़रिए ये सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक ना हो। फिर रोहिणी बोली, मुझे माफ़ कर देना सौरभ, मुझे माफ़ कर देना। अब तो मैं तुम दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और आप अपनी असली जगह यानी कि जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही सौरभ और पारुल ने एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियाँ उतरने लगे तो उसी समय पारुल का पाँव फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। उसे गंभीर चोट आई थी जिस कारण वह उठ नहीं पा रही थी। दर्द के कारण वह चिल्लाने लगी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए रोहिणी ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। सब कुछ बताते हुए जब रोहिणी पुलिस के हाथ में सबूत देने लगी तो उसकी माँ पारुल की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है वो, यही है मेरे पति की कातिल रोहिणी। इसी औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। इसी औरत ने तबाह किया मेरा हंसता खेलता परिवार। यही औरत ने
यही है वो औरत। कहते कहते देवकी जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर रोहिणी आश्चर्यचकित रह गई। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। ये लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे पिताजी ने जाने से मना कर दिया कि एक बार सब कुछ उनके नाम पर हो जाए। तो ये लोग हमें सड़क पर ले जाने के लिए, तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, तेरी भाभी ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। इतना सुनकर रोहिणी और राघव की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर अपना स्वार्थ सामने साधने के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिर देवकी जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था, और देखो आज ये औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खाकर बैठ गई और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइएगा। तभी सौरभ माँ के पैर पर गिर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बड़ी मुश्किल से से सेटल हो गया हूँ विदेश में सेटल हो गया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय देवकी जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाया और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने जो किया है ना, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया और पारुल को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर रोहिणी अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, आपको सब कुछ याद आ गया? तो देवकी जी बोली, हाँ बेटा, पारुल को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया, जब उसने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था, और उनके साथ सारी पिछली बातें भी याद आ गई। तो रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातें को। रोहिणी की बात सुनकर उनके दोनों बच्चे बोले, अरे माँ, अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर रोहिणी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि दुख भरी पुरानी बातें को भूलकर अब आगे का जीवन जीना चाहिए, हंसते खेलते अपने परिवार के साथ। इस इतना कहते हुए घर में खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।